A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of two co-eds. Bundy is the 136th person under death sentence in Florida. Ed Rabel reports. Before pronouncing the sentence, Judge Edward Cowart let Bundy make a statement. I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. So I will be tortured for and will suffer for and receive the pain for that act. But I will not share the burden for the guilt. In imposing sentence, Judge Cowart cited the savagery of the crimes and what he called the indifference of the defendant. This court, independent of, but in agreement with, the advisory sentence rendered by the jury, does hereby impose the death penalty upon the defendant Theodore Robert Bundy. Then, in an unexpected move, perhaps an afterthought, Cowart stunned the courtroom with some parting words for Bundy. Take care of yourself, young man. Thank you. I say that to you sincerely. Take care of yourself. It's a tragedy for this court to see such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. Bundy says he'll appeal. Meanwhile, he has been ordered to the state prison to await setting of the date of his execution in the electric chair. Ed Rabel, CBS News, Miami. Never judge a book by its cover. ये saying मेरे साथ साथ शायद आप सभी ने सुनी होगी, और शायद यही कारण हो सकता है कि हम में से काफ़ी लोग जब भी किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो उन्हें इंस्टेंट जज नहीं करते, पर कभी सोचा है कि एक इंसान जो दिखने में बहुत ही चार्मिंग और फ्रेंडली दिखता है वो अंदर से कितना डेंजरस हो सकता है। ये कहानी हमें मजबूर करती है सोचने के लिए कि इंसान प्रकृति कितनी खोखली हो सकती है और इस चीज का फायदा कितनी आसानी से उठाया जा सकता है। आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं वो दुनिया का सबसे नोटोरियस सीरियल किलर था, जिसका नाम था टेड बंडी। टेड बंडी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही 1970 के दशक में अमेरिका के लोगों के दिल में डर भर जाता था। उस दौरान बंडी ने कुछ ऐसे खौफनाक जुर्म किए जो किसी के भी होश उड़ा देंगे, बट द मोस्ट टेरिफाइंग पार्ट, उसने अपनी चार्म का यूज करके लोगों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। 1970s अमेरिका, एक वक्त जब लोग रिलैक्स थे, लाइफ अच्छी चल रही थी, कॉलेज में पार्टीज हो रही थी, स्टूडेंट अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटना घटित हुई जिसने यंग लड़कियों के पेरेंट्स को हाई अलर्ट पे डाल दिया। एक के बाद एक यंग और सुंदर लड़कियां गायब होने लगी। किसी को कुछ नहीं पता था और ना ही कोई क्लू था, बस एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो कोई भी नहीं बता सकता था। थियोडर रॉबर्ट बंडी, जिसे लोग टेड बंडी के नाम से भी जानते थे, कि कहानी को डिटेल में समझने के लिए हमें उसकी अपब्रिंगिंग और उसकी अर्ली लाइफ को समझना होगा। टेड की लाइफ स्टार्टिंग से ही बहुत ट्रबलसम रही है। जब उसकी माँ एलियोनोर लुइस कोवेल 22 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाती है एक स्कैंडल के चलते, शेप से बचने के लिए एलियोनोर के पेरेंट्स ने उसे कहीं दूर भेज दिया उस सीक्रेट को बचाने के लिए। हालांकि एलियोनोर चाहती थी कि इस बेबी को अडॉप्शन सेंटर दे दिया जाए, पर उसके पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कि वो बेबी को घर ले दिया है। टेड के बचपन से कहा गया कि उसके दादा दादी ही उसके रियल पेरेंट्स हैं और एलियोनोर उसकी बड़ी बहन। हालांकि ये बात उसे गलती से 15 साल की उम्र में पता लग गई थी। तभी से चालू होता है टेड का डार्क टीनेज। In high school, he wanted to be something he wasn't. He was going to be president. He was going to show the world that
Ted was the one to be dealt with, and it was a lot of blowhard talk. I did well in academics. I ran for high school office. Most of my close friends played football together. I went out for the track team. We went skiing every weekend. So I was one of the boys. टेड ने अपनी छोटी सी उम्र में काफी सारे डिस्टर्बिंग बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया था, जैसे जानवरों को टॉर्चर करना, उसकी एज के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करना और उन्हें हर्ट करना। उसके दादा का वॉयलेंट बिहेवियर बड़े होते हुए उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बचपन के तोड़ फोड़ भरे रिश्ते उसके अंदर के खालीपन के एहसास को और ज्यादा रिफ्लेक्ट करते थे, जो उसे मॉन्स्टर के स्टेज तैयार कर रहे थे और एक सीरियल किलर बनाने वाले थे। जैसे ही बंडी अपने टीनेज में इंटर करता है, वो अपनी आइडेंटिटी की तलाश भी और तेज करता है। वो समझदार था पर सोशली ऑकवर्ड भी, और वो अक्सर एक आउटसाइडर की तरह महसूस करता था। 1966 में टेड एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। कहा जाता है कि वहां उसका इनिशियल इंप्रेशन एक काफी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट की तरह होता है, जो अपनी स्टडीज को काफी सीरियसली लेता था। पर यह सिलसिला कुछ समय के लिए जारी रहा। टेड फिर जाकर डिएन एडवर्ड्स को मिला, जो बाद में जाकर उसकी पहली गर्लफ्रेंड बनी। टेड इस रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्व होने लगा कि उसके एकेडमिक्स सफर करने लगे थे। कुछ टाइम बाद डिएन ने टेड से ब्रेकअप कर लिया। स्टार्टिंग में वो इमेच्योर और एम्बिशियस है। इस बात से टेड काफी डिवास्टेटेड और डिप्रेस्ड फील करने लगा था। इन द मीन टाइम टेड का इंटरेस्ट लॉ और पॉलिटिक्स की ओर भी बढ़ने लगा था, जैसे कि मानो वो उसका नया फाउंड इंटरेस्ट हो। उसने बहुत से पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट करना चालू किया था। कहा जाता है कि वो रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल कैंपेन में भी काफी इन्वॉल्व था, एंड इवन सर्व्ड एज अ कैंपेन एड फॉर गवर्नर डैनियल इवेंस री-इलेक्शन इन वॉशिंगटन। उसके कॉलेज ईयर के दौरान टेड ने अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी को मास्क की तरह यूज किया और अपनी डार्क और वॉयलेंट फैंटेसीज को छुपा कर रखा। वो बाद में एक ऐसी लड़की से मिला जिसका नाम एलिजाबेथ कैंडल था। एलिजाबेथ एक सिंगल मदर थी और वो टेड से एक ओकेजन में मिलती है फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच लव डेवलप हो जाता है और डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ रहने का। एलिजाबेथ के लिए टेड एक आइडियल मैन था, जो उसका और उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कुछ टाइम के बाद टेड डिसाइड करता है कि अपनी स्टडीज को कंप्लीट करेगा और वो फिर से वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जाने लगता है। 1970 में 24 साल की उम्र में, एक साल के बाद रिमार्केबली वो ग्रेजुएट हो जाता है इन साइकोलॉजी डिग्री। इमेजिन हिम बीइंग अ ग्रेजुएट विद अ साइकोलॉजिकल डिग्री while he is one who needs a psychiatrist so bad. (1974) ने बंडी की किलर स्ट्रिंग की शुरुआत की। वॉशिंगटन के आसपास के एरिया से यंग वुमेन गायब होने लगी थी। उसके शिकार आमतौर पर अट्रैक्टिव कॉलेज एज वुमेन होती थी। मिड 1974 तक 8 महिलाएं गायब हो चुकी थी। बंडी अपने शिकारों को चोटों का बहाना बनाकर मदद मांगकर खींचता था। जब वो उसकी गाड़ी के पास आती तो उन्हें बेहोश कर देता, उन्हें उठा ले जाता और उन्हें रिमोट जगहों पर ले जाता जहां वो उनका बलात्कार और कत्ल करता। Linda Ann Healy, a 21-year-old University of Washington student, disappeared from her Seattle apartment. Linda lived here in this greenhouse in the University District along with 5 other university students. She was last seen here. फरवरी 1, 1974 में उसने 21 साल की लिंडा को अपना पहला शिकार बनाया। वो लिंडा का पीछा करते करते उसके डॉर्म तक पहुंच गया और देखते देखते रात के अंधेरे में उसके कमरे में घुसकर उसे बेहोश करके जबरदस्ती बाहर अपनी कार तक ले आया। वहां से फिर वो पास के रिमोट एरिया एक पहाड़ पर ले गया उसे।
जहां उसने अपनी हैवानियत दिखाते हुए लिंडा के साथ दुश्मन कर्म किए और उसे मौत की घाट उतार दिया। ये इंसिडेंट फिर बाद में मीडिया हाउस के थ्रू लोगों तक भी पहुंचा और चर्चा में भी आया और आगे चल के एक नेशनल न्यूज भी बना। उस समय पुलिस के पास ज्यादा सबूत न होने के कारण टेड बच निकला, जिससे उसे और भी कॉन्फिडेंस मिला उसकी किलिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने में। Georgianne Hawkins was last seen Monday evening shortly after midnight. She had been visiting at the Beta House and was returning to her house just a half block away down this alley. Police believe she went along this route and then somewhere. टेड की अगली शिकार बनी 19 साल की जॉर्जिया हॉकिंस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की ही एक स्टूडेंट थी। एक रात टेड ने नाटक किया चोटिल होने का। उसके हाथों में बैसाखी थी और पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी। उसी रास्ते से जॉर्जिया और टेड से क्रॉस हुई और टेड ने गिरने की एक्टिंग करी। ये देखकर जॉर्जिया ने उसकी हेल्प करने की इंटेंशन से उसके पास गई। तभी टेड ने उसे हेल्प मांगते हुए उसे कहा, क्या तुम मेरे बैग को मेरी कार में रख दोगी? जब वो कार तक पहुंची, जॉर्जिया ने नोटिस किया कि उसकी कार में कोई पैसेंजर सीट तो है ही नहीं, पर अब बहुत लेट हो चुका था। टेड ने देखते ही देखते जॉर्जिया पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके अपनी कार में बैठा लिया। बीच रास्ते में जॉर्जिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो टेड की कार में बैठी हुई है और उसे कहीं ले जाया जा रहा है। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखते ही टेड उसे वापस हमला करता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है। उस दिन का दिन है कि उसके बाद जॉर्जिया हॉकिंस का कोई नामो निशान नहीं मिला। सस्पेशन से बचने के लिए टेड ने राज्यों के बीच में मूव करना शुरू कर दिया। उसे यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह लॉ स्कूल में एडमिशन भी ले लिया और किलिंग स्प्री को जारी रखा। उटाह, कोलोराडो और इडाहो में महिलाएं उठाता था और कत्ल करता, और लोकल अथॉरिटीज इस पैटर्न से हैरान थी क्योंकि गायब होने वाले मामले एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे। ये कई राज्यों में फैल गए थे, इसलिए पुलिस को भी मुश्किल हो रही थी। इस समय तक टेड की वाइफ एलिजाबेथ को उसके हरकतों और चेंजिंग बिहेवियर पर शक होने लग गया था। एलिजाबेथ को टेड के कमरे में बहुत सारी अनफैमिलियर कीज मिलने लगी थी। वो हफ्तों तक घर वापस नहीं आता था और शक एलिजाबेथ के मन में तब बढ़ने लगा जब एक छोटी सी फैमिली वेकेशन के टाइम बोटिंग करते वक्त टेड ने उसे ऑलमोस्ट पानी में डुबा ही दिया था और rather than helping he was smiling at her in that situation. एलिजाबेथ ने काफी बार पुलिस को भी टेड पर शक होने की बात बताई और जितने सुराग थे वो भी दिए। उससे हेल्प भी मांगी, पर पुलिस ने उसके क्लीन रिकॉर्ड्स होते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। अब टेड उताह पहुंच चुका था। नवंबर 1974 में वहां उसकी अगली टारगेट कैरल से मिलता है। टेड इस केस में सबसे कारगर चीज जो उसे हमेशा हेल्प करती थी वो थे लुक्स, पर्सोना और उसका कम्युनिकेशन स्किल, पर इस बात से अनजान कि ये अगली टारगेट इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं थी। टेड आइडेंटिटी को छुपाते हुए ऑफिसर रोजलैंड बन के रात के समय कैरल को अप्रोच करता है। एक मॉल की पार्किंग में वो ये दावा करता है कि कोई कोशिश कर रहा था उसकी कार में घुसने की जब वो यहाँ नहीं थी। कैरल को कुछ सही नहीं लगता और वो हेजिटेट करते हुए बैक ऑफ करती है, पर वो इवेंचुअली टेड के झांसे में आ ही जाती है। जब वो अपना पुलिस का बैज दिखाता है, कैरल को वापस शक होता है जब वो उसे अपनी बीटल कार में लेके जाता है इंस्टेड ऑफ एनी पुलिस व्हीकल। पूछने पर टेड बोलता है कि वो अंडरकवर है। कैरल को और शक बढ़ जाता है और वो उसे मॉल की ओर फर्दर दूर ले जाता है। अब कैरल चिल्लाने लगती है और कार का दरवाजा भी खोलने लगती है, लेकिन टेड ने उसके हाथ हैंडकफ से बांध दिए थे। विथ वन हैंड कैरल ने कार का दरवाजा खोल लिया और भागने में सक्सेसफुल रही। टेड ने कोशिश करी उसे पकड़ने की, पर पहली बार वो किसी चीज में नाकामयाब रहा। कैरल
फिर अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब कुछ सच सच बता देती है। अब टेड ऊटा शहर में और भी क्राइम्स करता गया, पर एक दिन एक पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शक हुआ उसकी एक्टिविटीज पर, तो पुलिस ऑफिसर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया अपनी कार से। ये सब जानते हुए कि टेड ने उसकी बीटल कार तेजी से बढ़ाई और फाइनली काफी देर तक चेस के बाद फाइनली रोक दी। ऑफिसर ने पूछा क्यों भाग रहे थे, तो टेड ने कहा कि सर मैंने आपको नोटिस ही नहीं किया। रात के अंधेरे में ऑफिसर ने उसकी कार की तलाशी ली और बहुत डिस्टर्बिंग चीजें पाई, जैसे हैंडकफ्स, रोप्स, वायर्स और मास्क, और उसकी कार में पैसेंजर सीट का ना होना। टेड फाइनली अरेस्ट होता है और ये न्यूज़ बहुत ही जल्द फैलने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स ने डॉट्स को कनेक्ट किया और कैरल को बुलाया। फिर कैरल ने टेड को देखते ही बाकी सस्पेक्ट से अलग पहचान लिया और फिर टेड ने उसकी वाइफ एलिजाबेथ से पूछा और पाया कि एलिजाबेथ ने स्टार्टिंग से ही पुलिस की हेल्प करना चाहती थी, पर पुलिस ने उसे इग्नोर किया। अब टेड के अपार्टमेंट में छानबीन शुरू हुई, वहां से उसके तमाम सबूत मिले। ये साफ साफ दर्शाता रहा कि वही सब सीरियल किलिंग कर रहा था। सबूतों का टेक्सचर पक्का नहीं था, पर सबूत लगातार इकट्ठा हो रहे थे। मंडे को पहला ट्रायल 23 फरवरी 1976 को शुरू हुआ। टेड बंडी को अपने चार्म और लीगल स्टडीज पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने खुद को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया। ट्रायल सिर्फ 4 दिन चला और वो कैरल को किडनैप करने का दोषी पाया गया, वो औरत जो उसके कब्जे से बचकर भाग गई थी। हालांकि उसका मर्डर का दोष अभी साबित नहीं हुआ था और उसे 1 से 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इससे ये साफ था कि उसके दूसरे क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन अभी और चलेगी। अगले साल तक एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे थे, जो जून 1977 में कोलोराडो में दूसरा ट्रायल होने तक चला। टेड पर वापस कार्रवाई शुरू हुई। उसने कुछ और प्रिविलेजेस दी गई, जैसे रेगुलर कपड़े पहनना और लॉ लाइब्रेरी को एक्सेस करना। टेड को मिल रही थी जैसे वो एक वकील है। एक दिन लाइब्रेरी के विजिट के दौरान उसने एक मौका देखा जब गार्ड्स बाहर सिगरेट पीने गए थे। तब टेड ने एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा, खिड़की खोली और बाहर कूद गया। गिरावट ज्यादा ऊंची नहीं थी, पर उसकी टांगें चोटिल हो गई थीं। उसके गायब होने का पता लगने के में 10 मिनट लग गए। एक औरत ने रिपोर्ट की कि उसने कुछ देखा जो एक टेडी बियर की तरह उछलता हुआ दिख रहा था। जब स्टाफ ने चेक किया तो पता चला कि वो भाग चुका था। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया और पुलिस और FBI ने एक मैनहंट लॉन्च किया। लेटर ऑन he was again captured by the police, ending his little freedom. कन्फेशन ऑन अ डेथ रो। बंडी ने अपने एग्जीक्यूशन को डिले करने के लिए कन्फेशन देना शुरू किया, जिसमें उसने 30 से ज्यादा मर्डर्स की डिटेल रिवील की। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि असल नंबर इससे बहुत ज्यादा था। उसके डिटेल अकाउंट्स ने सीरियल किलर के दिमाग के बारे में चिलिंग इनसाइट्स दी। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बंडी को अक्सर नार्सिसिस्ट साइकोपैथ के रूप में लेबल किया गया। उसने अपने एक्शंस के लिए कभी रिमोर्स नहीं दिखाया और उन लोगों को मैनिपुलेट करने की अजीब एबिलिटी रखता था जो उसके आसपास थे। वो पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस की जरूरत से ड्रिवन था, खास तौर पर अपने विक्टिम्स पर। Bundy sat with his back to the judge during the reading of the recommendation. Then, one last outburst, and the jury was being released. The final movement। टेड बंडी को 24 जनवरी 1989
को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिक चेयर से फांसी दी गई। जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई ताकि वो उसकी फांसी को जश्न मना सके। उन्हें ऐसा पोस्टर उठाते जिसमें लिखा था बर्न बंडी बर्न। उसके आखिरी शब्द थे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा प्यार मेरी फैमिली और दोस्तों को पहुंचाएं। बंडी का केस क्रिमिनल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। उसकी वॉयलेंट टेंडेंसी को एक चार्मिंग फेस के पीछे छुपाने की एबिलिटी ने उसे कुछ सीरियल किलर्स की डिसेप्टिव नेचर्स का क्लासिक एग्जाम्पल बना दिया। उसकी कहानी कई बुक्स, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाई गई, जो क्रिमिनल साइकोलॉजी, लॉ एनफोर्समेंट प्रोसीजर्स और मीडिया के क्रिमिनल सेंसेशन करने के रोल पर डिस्कशन को जन्म देती है। टेड बंडी के भयानक क्राइम्स समझ को अनकंफर्टेबल सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देती है, जैसे मेंटल हेल्थ, वायलेंस और इंसानी प्रकृति की विभिन्न कॉम्प्लेक्सिटीज। उसकी कहानी ने यह डिस्कशन शुरू किया कि कैसे समझ ट्रबल्ड इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और जरूरत आने पर सपोर्ट कर सकते हैं।